नमस्कार दोस्तों। मैं एन के ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। और इसमें हमने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे और आज का टॉपिक है नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य और दुर्ग। ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या इसमें दिक्कत लगती है और क्या इसमें आपको अच्छी बात लगी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज के टॉपिक है नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य और दुर्ग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नालों का निर्माण। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक अनूठी विशेषता थी वो थी नियोजित जल निकासी प्रणाली। नियोजित मतलब प्लानिंग होता है, ठीक है, प्लानिंग करके। तो नियोजित जल निकासी प्रणाली इसकी एक विशेषता थी। अगर हम निचले शहरों पर नज़र डालें, जो इसका निचला इलाका था, तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जो सड़कें और जो नालियाँ थी वो लगभग ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। तो सड़कें, नालियाँ ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। ठीक है, और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इसके अलावा ऐसा मतलब लगता है, चाहे ऐसे पता चला है कि पहले गलियां और नालियां एक साथ बनाई गई थी। पहले गलियां और नालियां एक साथ बनाई गई थी। उसके बाद इसके दोनों साइड सटा के मकान बनाए गए थे। जैसे आज बनता है, जैसे ये गली है तो ये नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, इस टाइप से नाली बनी हुई थी। और उसके बाद ये दोनों साइड ऐसे सटा के मकान बनाए गए थे। तो पहले गलियों और नालियों का निर्माण किया गया था, उसके बाद दोनों साइड उसके सटा के मकान बनाए गए थे। और घर का जो गंदा पानी था उसको बाहर की नाली में लाने के लिए ये जरूरी था कि घर का एक दीवार, जैसे आज हम देखते हैं ऐसे उस समय बने हुए थे, घर का एक दीवार नाली से सटा हुआ जरूरी था। कि जैसे जब ये घर बनेगा तो जब ये एक दीवार इससे बिल्कुल सटा के बनेगा तभी ये इसमें पानी आएगा। तो घर का जो गंदा पानी था उसे बाहर के नाली में लाने के लिए ये जरूरी था कि घर का एक दीवार ये नाली से सटा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी एक इसकी विशेषता थी कि घरों को पहले सटा के बनाया गया था नाली से, जैसे आज बनते थे उस समय ऐसे बनते थे। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकासी प्रणाली। नियोजित मतलब प्लानिंग के तहत, और सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। पहले गलियों का और नालियों का निर्माण किया गया था, उसके बाद उससे सटा के मकान बनाए गए थे। ठीक है, और घर के गंदे पानी को नाली में लाने के लिए ये जरूरी था कि घर का एक दीवार बिल्कुल नाली से सटा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें हमें 3-4 बातें पता चलती है। एक पहली बात कि नियोजित जल निकासी प्रणाली, ठीक है, मतलब प्लानिंग करके बनाई गई थी। दूसरी बात, इस सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण पे सड़कें, पहले विशेषता नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। दूसरी, सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तीसरे कि यहाँ ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था। ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था।
तो ये ग्रेड पद्धति पे बनाया गया था। उसके बाद पहले गलियां और नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, नालियों का निर्माण, तो पहले गलियों और नालियों का निर्माण किया गया था। उसके बाद दोनों साइड से घर बनाए गए थे। ठीक है, और घर का पानी बाहर के नाली में लाने के लिए जरूरी क्या था कि घर का एक दीवार नाली से सटा हुआ होना चाहिए था। तो घर का एक दीवार नाली से सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ये जल निकासी की ये जो नालों का निर्माण की विशेषता थी, नियोजित जल निकासी प्रणाली थी इनकी। सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, और एक ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था। पहले नालियों और गलियों का निर्माण किया गया था, और उसके बाद दोनों साइड से घर बनाए गए थे। दोनों साइड, इस साइड, और घर का एक दीवार नाली से सटा हुआ होना जरूरी था, तभी घर का जो गंदा पानी था वो बाहर के नाली में आ सकता था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया नालों का निर्माण। तो नाले के निर्माण में 4-5 पॉइंट्स ध्यान रखना है, और यही लिखना भी है, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सटीक पॉइंट है और इसी को लिखना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें इसमें लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम गृह स्थापत्य कला। गृह मतलब होता है घर, स्थापत्य मतलब कला बनाने की, आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं। तो गृह स्थापत्य कला, घर बनाने की कला की उस समय वहाँ पे घर कैसे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी, वो जैसे हम निचले शहर में ध्यान दें इनके, तो ये आवासीय भवनों का इलाका था। आवासीय मतलब रहने वाले इलाके थे। तो सिंधु घाटी के निचला इलाका आवासीय भवनों का एग्जाम्पल या उदाहरण पेश करता है। और यहाँ पे अधिकतर कई घरों के घर थे जो आंगन पे केंद्रित थे। ठीक है, आंगन पे केंद्रित थे। आंगन पे केंद्रित के मतलब कि मानो कि ये घर इस टाइप से होते थे, गोल। ठीक है, तो इसके चारों साइड से घर बने होते थे ऐसे। ठीक है, इस टाइप से घर बनने होते थे। ठीक है, और ये आंगन होता था। ठीक है, ये आंगन, तो केंद्र में क्या हो गया, आंगन। तो सिंधु घाटी के जो हड़प्पा के जो निचले इलाके थे, उसके कई घर आंगन पे केंद्रित होते थे, और इसके सभी घरों के जो दरवाजे होते थे वो आंगन में खुलते थे। इस टाइप से दरवाजे आंगन में खुलते थे, आंगन में दरवाजे खुलते थे। और इस आंगन का प्रयोग गर्मी के दिनों में खाना पकाने और कटाई करने के लिए, सूत काटने के लिए किया जाता था। तो ये भी एक इसकी विशेषता थी। यहाँ के घरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी, खिड़की ये लोग नहीं बनाते थे। और अगली विशेषता कि ये लोग एकांतवास मतलब अकेले रहना बहुत पसंद करते थे, एकांतवास को बहुत महत्व देते थे। और कई घरों में दूसरे तल पे, दूसरे मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं, तो सीढ़ियों का भी ये लोग निर्माण करते थे। और सभी घरों में फर्श के बने हुए कुछ कुएं मिले हैं, स्नान करने के लिए कुछ वॉशरूम मिले हैं, और उसका पानी ये दीवार से सटा के बाहर वाले इलाकों में लेके नाली में आते थे। और इसका भी एक और बात कि बाहर से हम घर के आंगन का सीधा अवलोकन नहीं कर सकते थे। बाहर से घर के आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था, क्योंकि बाहर के हम गेट से अगर आए हैं तो हम आंगन को पूरा नहीं देख सकते। बीच वाले पार्ट भी यहाँ देखा जा सकता है, इधर और इधर को नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए कहा गया कि बाहर के दरवाजे से आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था। और एक और कि यहाँ के घरों में
लगभग सभी मोहनजोदड़ो के लगभग 700 कुएं मिले हैं। तो अधिकतर घरों के पिछले जो कमरे होते थे उन कमरों में कुएं मिलते थे, ठीक है, कुएं पाए गए हैं। तो ऐसा माना गया है कि शायद उन कुओं का निर्माण इन लोगों ने, जो राहगीर होते हैं जो पीछे से रास्ते से जाते हैं, उन राहगीरों को पानी पीने के लिए शायद एक कुएं का निर्माण किए गए थे। तो ऐसे घर के ऐसे भाग में कुएं मिले हैं जो पीछे होते थे, ठीक है, और उन कुओं का निर्माण शायद ये लोग राहगीरों को पानी पिलाने के लिए, चाहे पानी की पीने की व्यवस्था के लिए की होगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी इसमें विशेषता है गृह तत्व में, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना है कि ये आवासीय भवनों का इलाका, आवासीय इलाकों में भवनों का निर्माण जो हुआ था वो आंगन पे केंद्रित थी, आंगन पर केंद्रित आंगन पे केंद्रित थी, ठीक है। तो आवासीय इलाकों में भवनों का निर्माण जो हुआ था वो आंगन पे केंद्रित थी। दूसरी बात कि घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक है, घरों में खिड़कियां नहीं होती थी। तीसरी बात कि आंगन का प्रयोग सूत काटने और गर्मी में खाना बनाने के लिए होता था। आंगन का प्रयोग सूत कताई और खाना बनाने के लिए होता था, खाना बनाने के लिए होता था, के लिए खाना बनाने के लिए करते थे, ठीक है। तो दूसरा और ये तीसरा कि आंगन का प्रयोग गर्मी के दिनों में सूत काटने और खाना बनाने के लिए करते थे। इसके अलावा कई घरों में ऊपर जाने के लिए दूसरे तल पे कई घरों में सीढ़ियाँ मिली हैं, ठीक है, कई घरों में सीढ़ियाँ मिली हैं। और इन सीढ़ियों का प्रयोग किस लिए करते थे? दूसरे तल पे, दूसरे मंदिर पे जाने के लिए करते थे। और अगला कि यहाँ के लोग एकांत में रहना पसंद करते थे, एकांत में, ठीक है, एकांत में रहना पसंद करते थे, ठीक है, पसंद करते थे, एकांत में रहना पसंद करते थे। इसके अलावा आप इसमें ये लिखेंगे कि घर के पीछे वाले हिस्सों में कुएं मिले हैं, कुएं बहुत सारे मिले हैं, तो कुओं का ये लोग प्रयोग करते थे। और शायद उन कुओं का प्रयोग बाहर के जो राहगीर होते थे उनके लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये गृह स्थापत्य की कुछ विशेषता थी। इसके अलावा कि घरों में, हर घर में कुछ कुएं, छोटे छोटे कुएं भी होते थे, घरों में भी कुएं होते थे। और एक नहाने के लिए भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी घरों के अंदर। तो ये गृह स्थापत्य में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब एक और टॉपिक है दुर्ग, ठीक है। अब दुर्ग पे कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं, ऐसी बनावट मिले हैं जिसका इस्तेमाल एक सार्वजनिक प्रयोजन पे, मतलब बड़े बड़े सरकारी फंक्शन पे, चाहे त्यौहार वार पे लोग करते होंगे। तो दुर्ग पे कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिसका प्रयोग एक सार्वजनिक प्रयोजन पे करते थे। और ये संरचनाएं हैं एक विशाल स्नानागार और एक माल गोदाम, ठीक है, एक माल गोदाम और दूसरा स्नानागार। दो चीजें मिली है, माल गोदाम और स्नानागार। तो माल गोदाम देखते हैं।
कि जैसे कि हमने ये देखा था कि सिंधु घाटी के इलाके क्या थे, अर्धशुष्क थे, तो सिंचाई की जरूरत पड़ती थी और खेती वहाँ पे होती थी। तो खेती जब होती थी तो अनाजों को रखने के लिए लोग माल गोदाम का प्रयोग करते थे। और इस माल गोदाम का जो नीचे का हिस्सा था वही हमें खुदाई में, चाहे पुरातत्वविदों को वही चीज़ें मिली हैं। तो नीचे का जो हिस्सा था दीवार वो मिला है और ऊपर का हिस्सा नहीं मिला, तो जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि जो ऊपर का हिस्सा होगा वो लकड़ी का बना होगा और समय के साथ वो नष्ट हो गया है। ठीक है, तो माल गोदाम ये भी बहुत बड़ा था और इसके नीचे का जो नींव के ऊपर की दीवार होती है वो लगभग लकड़ी का बना हुआ था, नींव इसकी ईंटों की बनी हुई थी, इसलिए ऊपर की दीवारें नहीं मिलती हैं और नीचे का हिस्सा मिलता है। तो जिसे अंदाज़ा लगाया गया है कि ये लकड़ी का बना होगा और समय के साथ नष्ट हो गया। सबसे महत्वपूर्ण स्नानागार एक आंगन में एक बहुत विशाल स्नानागार मिला और ये आयताकार था, आयताकार स्नानागार मिला है। और इस स्नानागार के दोनों साइड मतलब उत्तर और दक्षिण में क्या था कि सीढ़ियाँ बनी हुई थी इसमें उतरने के लिए, जैसे आज हम स्विमिंग पूल कहते हैं उस टाइप से यहाँ पे एक विशाल स्नानागार, लेकिन एक आंगन में था और ये आयताकार था। ठीक है, और इसके उत्तर और दक्षिण में क्या थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने के लिए। और इसके अलावा उसके 3 और कक्ष बने हुए थे, मतलब छोटे छोटे रूम बने हुए थे। तो ये रूम किस लिए इस्तेमाल करते होंगे, हो सकता है कपड़े उपड़े रखने के लिए, नहाते समय ये लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। और इसके अंदर की जो फर्श थी, ईंटें थी, वो गारे और जिप्सम से जमा दिए गए थे ताकि पानी लीक ना हो, दलदल ना हो। और इस स्नानागार के जो पानी होते थे वो बाहर पाइप के माध्यम से, नाली के माध्यम से निकाल दिया जाता था। समय समय पे इसकी पानी भी चेंज ये लोग करते थे। तो इस स्नानागार की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, मतलब कोई त्यौहार, ठीक है, चाहे पूजा हो जाए, उस अवसर पे इसका प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों के बारे में याद रखना है, विशाल एक माल गोदाम और विशाल स्नानागार। स्नानागार पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछते हैं कि ये किस काम में प्रयोग होता है। तो ये अनुष्ठान पे, पूजा पे, चाहे सार्वजनिक कोई मेला वाला हो तो उस पर इसको इस्तेमाल में लाया जाता था और ये अनाजों को रखने के लिए। ठीक है, और इसके विशाल स्नानागार के जो दोनों साइड थे, उत्तर और दक्षिण में, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था। उसके जो फर्श थे जिप्सम और गारे से जमा के बनाए गए थे। उसके 3 साइड कुछ छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे, रूम बने हुए थे। इसके अलावा उस इलाके में सभी घरों में तो कुएं या स्नानागार होते ही थे। तो इसमें ये 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो नियोजित शहरी विकास था उसके ये तीनों पॉइंट उसमें समाहित करना है इसको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि इसमें आपको और क्या लगता है कि ये भी होना चाहिए, चाहे ये क्यों था, स्नानागार का प्रयोग क्यों करते थे माल गोदाम का, तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको जितना भी मैंने बताया इसको आप लोग प्लीज नोट्स बना लो। यही छोटे छोटे टॉपिक ही लिखने हैं, ज़्यादा आपको नहीं। इसको की के रूप में जो मैंने बताया, की पॉइंट्स के रूप में इसको याद रखो और इसी में थोड़ा 2-2 लाइन लिख देना जो मैंने बताया। ठीक है, तो अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।